हाय बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर 12th क्लास की फ़िज़िक्स करा रहे हैं आपको। उसका चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट करा चुके हैं हम। उसके थ्योरी भी कराई है 3 भाग में, और चौथी वीडियो में हमने उदाहरण कराए हैं, और 5वीं वीडियो में हमने क्या कराए हैं? उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न कराएं। क्लियर? पूरा कंप्लीट करा दिया हमने चैप्टर। क्या आप उसे पढ़कर कहीं भी किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उससे नोट्स बनाना सारी वीडियो देखकर। अब जो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, सेकंड चैप्टर 12th फिजिक्स का, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके ऊपर चलेगा कि विभव क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव क्या है, धारिता क्या है। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लेकर आए हैं हम आपके सामने, वैद्युत विभवांतर। क्या है? वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं और थ्योरी भी लिखवाएंगे। ठीक है, मान लो कोई एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, 2 पॉइंट हैं। यहाँ से किसी परीक्षण आवेश Q नोट को उठाकर हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो हमने वर्क डन किया, मतलब कार्य किया, वो, और जो परीक्षण आवेश लाए थे वो, इन दोनों के निष्पत्ति को, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और ये निकाला कैसे जाता है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, जिस बिंदु से तुम लाए हो वो प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, और जहां पर ला रहे हो वो क्या कहलाएगा? फाइनल बिंदु। तो फाइनल में से इनिशियल वाले को घटा देते हैं, ये है वैद्युत विभवांतर। क्या कहा मैंने? जिस बिंदु से ला रहे हो, जाहिर सी बात है वो पहला बिंदु यही तो होगा, प्रारंभिक, और कहां पर ला रहे हो? तुम इस पे, तो ये फाइनल हो गया। फाइनल के विभवांतर में से यहाँ का जो विभव होगा वी है, और जो पहला होगा पहला वो वी बी। बाद वाले में से पहले वाले को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, उसे ही बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। देखो खुद ही हिसाब लगाओ, वैद्युत मतलब लाइट, लाइट की बातें हो रही, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो विभव का अंतर मतलब माइनस वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। क्लियर है? और ये कहाँ पे आता है विभव? जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र में आता है। तो इतना एरिया, इसका मतलब क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो, और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यही परिभाषा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बस ये थी इसकी परिभाषा। वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू वन के। ये डायग्राम बना देना साइड में, और ये बना लेना। ठीक है, कि किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा था, ये इसे उठाकर हमने यहाँ ला के रख दिया, तो ये हो गया। तो ये बात चाहो तो लिखना, चाहो लिख दो, इसे लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे, है ना। यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तब, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट।
ये है वैद्युत विभवांतर, तब वैद्युत विभवांतर, बताइए समझ में आ गया क्या है? VA माइनस VB इजिकल टू W/Q0। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये था, नोट कर लेना। दूसरा टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव। क्या है? दूसरा है वैद्युत विभव। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब समझ गए? ये जो विभव होते हैं, वोल्टेज नहीं होता, स्टेबलाइजर ना होता, क्या नापता है वो? ठीक है, विभव नापता है, वोल्टेज नापता है, उसी की बात चल रही है। ये वैद्युत विभव क्या है? अब सुनो, तो फिजिक्स के अंदर वैद्युत विभव डिफाइन नहीं है। फिजिक्स के अंदर वैद्युत विभव डिफाइन नहीं है। फिजिक्स के अंदर क्या डिफाइन है? वैद्युत विभवांतर। अभी जो पढ़ा था हमने, क्या कहा था हमने? कि बी से कहाँ पे लेकर आए थे हम? ए पर। किससे लाए थे? परीक्षण आवेश को। ये है, मतलब समझ तो गए, डिफाइन मतलब परिभाषित। ठीक है, फिजिक्स में वैद्युत विभव की परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं है। फिजिक्स में जो परिभाषित है वो क्या है? वैद्युत विभवांतर। अब तुम कहोगे तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बिंदु को क्या मान लेते हैं? अनंत पे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अनंत। मान लो कि ये जो परीक्षण आवेश है ये ऐसे बी से ए पर ना लाके कहाँ से लाए हो? अनंत से लेकर आए हो। अनंत से कहाँ पे लाए हो? ए पर। तो देखो फॉर्मूला क्या आया था अभी हमारा? VA माइनस VB इजिकल टू W/Q0, राइट। लेकिन तुमने B को कहाँ माना है? अनंत पर, तो W/Q0। और V अनंत, वोल्टेज अनंत पर। अनंत पर विभव जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये तो हो गया जीरो, तो हम इसे कैसे लिख देते हैं? VA इजिकल टू W/Q0। ये क्या है यहाँ पर? मतलब ये पॉइंट है कोई। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जरूरी नहीं होता कि ए लिखो, V बराबर W/Q0 लिख दो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये आगा, मगर कहां से आया ये विभव? ये V क्या है यहाँ पर? V विभव, वैद्युत विभव। V क्या है? वैद्युत विभव। लेकिन बात ये आई कि आया कहां से? तो लाएं कहां से हम? वैद्युत विभवांतर से लाएं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वैद्युत विभव को परिभाषित नहीं किया गया, तो इसी की परिभाषा हमने यहां से बना दी। अब कहां से लाए हो तुम परीक्षण आवेश को? अनंत से। बस ये परिभाषा बदल जाएगी, सेम वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, जो वैद्युत विभवांतर की थी उसमें क्या कर रहा था हमने? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? अनंत से ला रहे थे। ठीक है, तो ये लिख देंगे, जब परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा जाता है, तब किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बताओ, परिभाषा में कुछ चेंज लगा? क्या लगा चेंज? बस क्या कर दिया हमने यहाँ पे? अनंत कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर? अनंत। देख रहे हो? अनंत। वहां पे क्या करा था हमने? वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही थे, एक बिंदु से दूसरे पे लाके रख रहे थे, तब जो कार्य किया गया था वो सब सेम रहा। बस यहाँ पे हमने क्या करा? अनंत। तो बी को हमने अनंत पे पहुंचा दिया, तो वी अनंत, और वी अनंत पे कहाँ क्या होता है? जीरो होता है। तो वी ए बराबर W/Q0। अब आओ इसके मात्रक की बात कर लो। अगर मैं इसका मात्रक पूछूं तो तुम इसे देखकर ये बताओगे, इसका जूल और इसका कुलाम, जूल प्रति कुलाम, बिल्कुल सही बताओगे। क्या होता है इसका मात्रक? जूल प्रति कुलाम। लेकिन इसका जो दूसरा मात्रक है जो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, पॉपुलर जो है, वो क्या है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, वैसे जूल प्रति कुलाम भी इसके अकॉर्डिंग सही है। W का होता है जूल, आवेश का होता है कुलाम, जूल प्रति कुलाम, लेकिन विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसे किसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो लिख देंगे इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। विभव कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि थी? सदिश।
ठीक है, उसमें दिशा भी होती थी और परिमाण भी। इसमें क्या होती है, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, ये कैसी राशि है, अदिश। यहां तक बताइए, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसकी कैसी राशि है, अदिश। क्लियर हो गई ये परिभाषा। अगर इसकी विमा निकालने की बात आ जाए तो कैसे निकालोगे, लिख रहा हूं मैं यहां पे, वी की विमा, विमा कह दो या विमीय सूत्र कह दो, तो वी की विमा बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू, डब्लू की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसकी क्या होती है, ए टी क्यू की। तो एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो माइनस की 3 और ए माइनस 1, ये क्या आ गई, वी की विमा। अगर जिन बच्चों ने 11वीं में फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो हो सकता है उनकी ये बात समझ में ना आए कि विमा क्या होती है। ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगा हमारी 11वीं क्लास की वीडियो, पहले चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन, उसे देखो और उससे क्लियर हो जाएगा ये विमा आ गई। तो पूछ लेता है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है विमाओं की भी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया अब तक, 2 पॉइंट, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होंगे, वोल्ट होंगे। कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर आ जाए न्यूमेरिकल में तब भी तुम वी से लिख देना, विभव आ जाए तब भी वी से लिख देना। अगर दो बिंदुओं के बीच कह दे वो कि इसका अलग है इसका अलग, तो हाँ फिर ऐसे ही लिखना कि बाद वाला पहले माइनस पहले वाला बाद में, वी है माइनस वी भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। समझ तो गए। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल कह दे, एक कह दे, एक ही बात है ना, एक बिंदु आवेश के कारण, किसी कह दे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इससे क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इसे हम प्रूफ करेंगे। जैसे तुम्हें याद होगा जब हमने पिछला चैप्टर कराया था तो उसमें एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी। ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आ गई थी वहां पे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। याद है, ऐसे आ गई थी। लेकिन जब हम वैद्युत विभव कराएंगे तो इसका फॉर्मूला ये आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, ये आने वाला है। बस तीव्रता में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, और विभव में क्या होता है, आर का स्क्वायर नहीं होता। ये हम आज प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तीव्रता बस थोड़ा छोटा टॉपिक था, है ना, जब प्रूफ कराई थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण। ये थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें इंटीग्रेशन भी सीखेंगे हम। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, जो मैथ में होता है अवकलन समाकलन, वो भी करना सीखेंगे। तो शुरू करें। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। मान लो हमारे पास कोई ये आवेश है प्लस का Q, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, ये कोई बिंदु ओवर रखा है P है, कितनी दूरी पर, R। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो अभी हमने बताया था वैद्युत विभव के लिए हमने कहाँ से लाए थे परीक्षण आवेश को, अनंत से। याद आ गया, वैद्युत विभव के लिए परीक्षण आवेश कहाँ से आया था, अनंत से, और वो ला के यहाँ पर रख दो और वैद्युत विभव निकाल लो। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखो अभी बता रहा हूँ, पहले थ्योरी लिख दो। ठीक है, क्या लिखना है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कहाँ पे ज्ञात करना है हमें, बिंदु P पर। बताइए यहाँ तक सही है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से कि हमें निकालना वैद्युत विभव। तो मैं पूछूं तुमसे वैद्युत विभव के बारे में क्या जानते हो, तो तुम पता क्या बताओगे कि सर अभी तक तो हम ये जानते हैं V = W/Q0। ये तो पढ़ाया अभी मैंने तुम्हें कि V = W/Q0। हाँ, V आ गया था, मैंने पहले ही कहा था। अब यहाँ पे हाँ वो ले सकते हो। ठीक है, V बराबर, तुम तो इतना याद रखो, विभव क्या होता है, V = W/Q0। तो तुम कहोगे हम तो बस इतना जानते हैं, अब इसे कैसे निकालें, इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ पे कैसे निकालें। तो मैं तुमसे कहूँगा कि V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, W पर। W क्या चीज़ है यहाँ पे, कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन।
तो अब बल क्या होता है? अब तुम कहोगे सर बल, बल तो ये वैद्युत बल होगा। जब वैद्युत के चैप्टर चल रहा है भाई, चैप्टर ही वैद्युत का है, पहला चैप्टर भी, दूसरा भी, तीसरा भी चैप्टर वैद्युत का ही है, वैद्युत की बातें चल रहा है। तो तुम कहोगे सर ये वैद्युत बल है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो तुम कहोगे सर वैद्युत बल तो दो आवेशों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दो आवेशों पे। मैं कहूँ बिल्कुल सही बात है। तो तुम कहोगे यहाँ पे तो एक आवेश दिया है, तो क्या करें? तो तुम कहोगे सर एक परीक्षण आवेश लाके यहाँ रख दो। रख दिया, लो भाई दो आवेश मिल गए, उनके बीच की दूरी मिल गई, तो वैद्युत बल तो आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो है कूलम का नियम। लेकिन अब मुझे ये बता दो विस्थापन कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे विस्थापन? कार्य तो मिल गया, समझ में तो आ रही बात? फिर दोबारा सुन लो, हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? V बराबर W/Q0। तो W क्या है? कार्य है। कार्य किस पे डिपेंड करता है? बल गुणा विस्थापन पे। तो बल तो तुम लिया होगे कि परीक्षण आवेश ला के रख दो यहाँ पे, ठीक है, अनंत से लानी है हमें परीक्षण आवेश विभव है। जैसे तुमने रख के रखा तो हमें क्या मिल गया? F। लेकिन विस्थापन कहाँ से लाओगे? तो इसीलिए विस्थापन निकालने के लिए हम परीक्षण आवेश को डायरेक्ट लाके यहाँ नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ना हम ऐसे बांट देंगे। क्या कह देंगे इसे? A, यहाँ कह देंगे B, और ऐसी आगे तक इन्फिनिटी। पहले कहाँ ला के रखेंगे हम? बिंदु B पर यहाँ ला के रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। बताओ समझ में आ रही बात? तुम कहोगे फिर? तो मैं कहूँगा बिंदु बी पे जैसे ही ला के रखा तो एक आवेश ये एक ही है, तो इनके बीच की दूरी क्या लोगे आप? ये तो आर तो यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसकी दूरी को इन्होंने माना है एक्स। क्या मान लेते हैं हम? एक्स। तो जैसे ही तुम्हें एक्स पता चल जाएगा तो एक्स सॉरी, जब इनके बीच की दूरी एक्स मान ली, दो आवेश मालूम है, दूरी मालूम है, तो क्या निकाल लोगे तुम? बल निकाल लोगे। यहाँ पे लिख दोगे बल, ये आ गया। ये नहीं हो सकता बल? दो आवेशों के बीच की दूरी x है तो x का स्क्वायर। अब मैं कहूँगा विस्थापन बताओ। अब तुम पता क्या करोगे? यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे, तो ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा हमें? विस्थापन। और इस विस्थापन को क्या बोला जाएगा भैया? क्या बोला जाएगा? dx। ये तो तुम्हें पता ही है कि फिजिक्स में जो बड़ी चीज़ होती है उसका छोटा पार्ट देखना हो तो d लगा दो। याद है मैंने पहले भी बताया था। मान लो मैं कहूँ ये स्टिक है, इसकी लंबाई l है और इसमें से मैंने इतना टुकड़ा काट दिया। अब बताओ इसकी लंबाई क्या है? तो तुम पता क्या कहते हो? dl होगी। क्या कहते हैं हम? dl। तो ऐसे ही हमने यहाँ करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो x है, तो मैं बोला इसमें से हमने इतने टुकड़े बताओ, तो तुम कहोगे सर dx होगा। तो जैसे dx कहा तो हमें विस्थापन मिल गया भाई। क्या मिल गया? विस्थापन। अब हम कार्य निकालेंगे आसानी से, ठीक है? क्लियर है? तो ये बात अभी हम यहाँ पे थ्योरी में लिख रहा है, मुझे समझाना था इसलिए पहले समझा दिया चित्र बना के। क्लियर है? देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है? तब P से अनंत तक की दूरी को किसमें बांट दिया हमने? A B C एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक बांट दिया गया है। और परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B पर रख दिया जाता है, तब वैद्युत बल, जैसे परीक्षण आवेश अनंत से लाए हम और कहाँ रख दिया? बिंदु बी पर रख दिया। बस चित्र इतना ही बनाना है, कंप्लीट हो गया चित्र, ठीक है? तुम वो मत दिखाना, हो तो हम बाद में थ्योरी में लिख देंगे कि अब यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ पे रखा, ये कुछ नहीं करना, चित्र कंप्लीट हो चुका है। बस ये हमने कहा परीक्षण आवेश को अनंत से लाए हम और कहाँ ला के रख दिया? बिंदु बी पर, तब वैद्युत बल। तो तुम क्या कहोगे? F = 1/4πε0 Q1। तो Q1 की जगह पर क्या है? Q। Q2 की जगह पर है Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है? x। यहां तक बताइए भाई, ठीक है? अब क्या करोगे तुम? अब तुम कहोगे सर बल तो मिल गया, विस्थापन और निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि हमें कार्य चाहिए। कार्य में क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो हम क्या कहेंगे अब? यदि Q0 को B से A तक dx दूरी विस्थापित किया जाता है, तब कार्य। अब मुझे एक बात बताओ, ये कार्य विस्थापन कैसा है? dx का मतलब क्या है? छोटा सा। विस्थापन छोटा सा है, ठीक है? तो कार्य भी तो छोटा सा होगा, काम भी तो छोटा किया गया है यहाँ से यहाँ तक रखने में।
तो इसका मतलब कार्य भी क्या होगा, छोटा सा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, क्या आएगा यहाँ तक बताओ, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कार्य की जगह पे क्या लगाया हमने, डी डब्ल्यू। डी क्यों लगाया, क्योंकि कार्य भी छोटा सा है। क्यों है छोटा सा, क्योंकि विस्थापन छोटा था। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यहाँ तक बताइए सही है। लेकिन अब हम साथ में एक काम और याद रखना, यहाँ माइनस जरूर लगा देना। अब तुम कहोगे माइनस क्यों लगाया है, तो ये भी सुन लो। मैंने तुम्हें बताया था ये जो होता है, ये जो कैसा आवेश रखा है हमने प्लस का, और परीक्षण आवेश भी कैसा होता है प्लस। परीक्षण आवेश मैंने तुम्हें बताया था पिछले चैप्टर में कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये रखा। तो ये बताओ ये प्लस, तो ये वाला आवेश इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उधर को भगाएगा। ये आवेश इस वाले को क्या करेगा, उधर को भगाएगा। क्यों भगाएगा उधर को, क्योंकि ये बड़ा होता है। परीक्षण आवेश मैंने तुम्हें बताया था बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। याद आ गई बात, पिछले चैप्टर में हमने ये बातें करी थी पिछली वीडियो में। तो फिर दोबारा सुनो, तो जब ये वाला आवेश इसे क्या करेगा, इधर की ओर भगाएगा, ऐसे करके भाग, यहाँ से भाग। लेकिन हम इसे जबरदस्ती अंदर को लेकर आ रहे हैं, तो इधर को और ले आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बल लग रहा है इधर की ओर, हम इसे इधर को ला रहे हैं, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये रीजन है, बात समझ में आ गई भाई। अगर हम इस परीक्षण आवेश को इधर को ही तो ला रहे हैं, इधर को, और ये प्लस क्या कर रहा है, आवेश इधर भगा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डी एक्स, क्लियर है। तो ये एफ की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, माइनस पहले ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ तक बताइए, कार्य निकाल लिया हमने। लेकिन अब तुम कहोगे किसके लिए है कार्य, ये अभी हम अनंत से ला के पहले हमने यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। तुम कहोगे सर हमें तो यहाँ निकालना था विभव, अब क्या करेंगे। तो अब हम कहेंगे पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य, क्या कहेंगे हम, पूरी प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य। तो ये बताओ ये कार्य कैसा था, छोटा सा था, है ना। लेकिन हम तो अनंत से लाके हम तो यहाँ रखना चाहते थे, लेकिन मगर हमें क्यों करना पड़ा ऐसा सब कुछ, क्योंकि हमें बल भी चाहिए था, विस्थापन भी चाहिए था। अब हम बोले पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य बताओ, तो क्या करेंगे हम, डब्लू यहाँ लिख देता हूं, है ना, डब्लू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इंटीग्रेशन। कहाँ से लाए थे तुम आवेश को, अनंत से। कहाँ ला कर रखना था तुम्हें, यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, आर है। ये चलती है इसमें लिमिट इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। क्या है, देखो हमने यहाँ से डी हटा दिया, मतलब दोनों तरफ समाकलन कर दिया। जब इसका समाकलन करा, डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू। ये अभी मैं बता दूंगा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में अभी समाकलन कैसे करते हैं। और इजिकल टू इधर क्या लगा दी, समाकलन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। अब इसे सोल्व कर लो, कार्य आ जाएगा। जब कार्य आ जाएगा तो v बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू की जगह पर ये वैल्यू लगा देना, आंसर आ गया। लेकिन अब तुम कहोगे इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए हम इसे समझा रहे हैं। अब मेहरबानी करके इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। ये डायग्राम भी बनना है, क्योंकि अब मैं इसे साफ करके यहीं पे कराऊंगा, ठीक है। करते हैं, सुनिए। इसे हम यहीं पे छोड़ना है अभी। पहले मैं तुम्हें समाकलन सिखा देता हूं। एक जो अब तुम्हारे पास रजिस्टर है उसके सबसे लास्ट पेज में खोल लो उसे, और वहां पे क्या लिख दो, समाकलन। क्या लिख देना वहां पे, समाकलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये क्या होता है, समाकलन जो होता है वो ये वाला चिन्ह होता है समाकलन में, ठीक है। समाकलन का चिन्ह है, कहीं भी देखो तो समझ जाओ क्या है, ये समाकलन है। और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसके भी हम सापेक्ष करते हैं, वो डी के साथ में होता है। मान लो डी के साथ में क्या है, एक्स, तो हमें यहाँ पे समाकलन करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स लिख रहा है, तो इसका समाकलन करने का तरीका सुन लो, ठीक है। एक्स की पावर मान लो क्या है, एन है। इससे रूल बन जाएंगे सारे। एक्स की पावर क्या है, एन, एक्स की घात है एन डी एक्स। तो मैं कहूँ इसका समाकलन करो, तो कैसे करते हैं, जो पावर होती है, जो घात होती है, उसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आता है उसे ही नीचे लिख देते हैं। हो गया समाकलन। बस प्लस सी और आ जाता है। C4 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, क्योंकि समाकलन में एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, तो इसलिए सी जोड़ देते हैं। लेकिन तुम परेशान मत हुओ, फिजिक्स में कहीं भी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में हमेशा क्या देता है,
लिमिट देता है, ये लिमिट देख रहा हो लेकिन तो सी नहीं आएगा, लेकिन अभी हमने लिमिट नहीं लगाई इसलिए मैंने सी लगा दिया। तुम इसे देख कर घबराओ मत कि सी क्या चीज़ है, तुम तो बस इतना समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। एक्स की पावर क्या है यहाँ पे एन, जब हम समाकलन करते हैं तो जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद पूरी पावर नीचे लिख लेते हैं बटे में। क्लियर है? देखो अभी समझो फिर, मान लो एक्स की घात 2 है, क्या होगा इसका समाकलन, तो तुम क्या कहोगे, एक्स की घात 2 में एक जोड़ दो और जोड़ने के बाद वही नीचे लिख लो, तो कितना हो जाएगा, प्लस सी चलेगा। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 3/3, क्या हो गया, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। बस मान लो कहीं पे एक्स की पावर क्या है 26 है, अब जल्दी बताओ क्या आएगा, एक जोड़ो तो तुम क्या कहोगे 27/27 हो गया प्लस सी। सी को देख कर मत घबराओ, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे हम फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होता है ये निश्चित वैल्यू नहीं आती, इसे सही करने के लिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, इसे सही करने के लिए सी हम ऐड कर देते हैं। सी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, ठीक है, लेकिन हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ का। मगर ये फॉर्मूले हैं, ये लिखवा रहा हूँ मैं, ये नोट करके लिख लेना भाई। कितने हो गए, एक और लिखो। मान लो अगर डी एक्स है, क्या है dx, अब मैं कहूँ इसका समाकलन करो तो समझ ले यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1 का समाकलन वही हो जाता है जो d के साथ में है। d के साथ में क्या है x, तो क्या होगा x प्लस सी। यहाँ पर यही हुआ था, यहाँ पे तुमने देखा था यहाँ पे dw था, क्या था यहाँ पे dw, लेकिन जैसे ही हमने समाकलन करा तो हमने कहा dw का क्या हो गया w, क्योंकि d के साथ में क्या है w है, जैसे x के साथ d के साथ में क्या था x, तो क्या आ गया x, तो यहाँ पर क्या आ गया w। बताइए यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लिए चारों। आगे बढ़ते हैं, अभी 2-3 और कराता हूँ, अभी वहीं पहुँच रहे हैं फिर इंटीग्रेशन लिमिट वाले पे। पांचवा सुनो, पांचवा क्या है, मान लो कहीं पे 1/x² लिखा हुआ है, मैं कहूँ इसका समाकलन करो, तो इसका ऐसा समाकलन नहीं करते हैं, जो चीज़ बटे में होती है उसे ऊपर ले जाते हैं, और जब ऊपर आ गई तो माइनस की घात हो जाएगी, प्लस की 2 है माइनस की हो गई। अब वही काम करो जो तुम यहाँ करने को कहा था मैंने, तुम क्या कहोगे कि सर अच्छा इसमें हम क्या करें, -2 में +1 जोड़ दें और यही काम नीचे करें, मैं कहूँगा बिल्कुल करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर, x की पावर -1 और अपॉन में -1, ठीक है। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो -1 लिखो या मत लिखो, माइनस लिख दिया ये वाला, और 1/x, बताओ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तुम ये याद रख लो, क्या याद रख लो, इस वाले को, 1/x² का समाकलन, 1/x² का समाकलन dx के सापेक्ष, क्या याद रख लो, माइनस का 1/x होता है, बताओ याद हो जाएगा। इसे क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। 1/x² dx, इसका समाकलन 1/x² का समाकलन माइनस का 1/x होता है, समझ गए। पहले क्या करा हमने, ऊपर ले गए, फिर +1 कर दिया ऐड, वही नीचे लिख लिया, तो ऊपर -1 बचा, नीचे तो माइनस ये वाला यहाँ लिख लिया, और x की पावर -1 थी, नीचे आके क्या हो गई प्लस की। क्यों कह रहे हो मैं, इसे याद रख लो, देखो दिख रहा होगा तुम्हें 1/x², क्लियर है। छठा, मान लो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं वो किसके साथ होता है, डी के। मान लो यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ हो, मान लो AB(x3) लिखा हुआ है, मैं कहूँ इसका समाकलन करो, तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उन्हें बाहर ले लेते हैं, AB को बाहर ले लो, अब समाकलन करो, तो तुम कहोगे सर अब तो वही आ गया, AB ऐसे चलता रहेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4/4 हो गया। बताओ बात समझ में आ गई, समझ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, -1/4πε0 Q0 को बाहर लूंगा, तब जाके समाकलन करूंगा, ठीक है, क्लियर है। एक बात और सुनो, अब तुम कहोगे समाकलन तो हम सीख गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया से सीख गए। अब आ जाओ लिमिट के ऊपर, कि ये जो लगी हुई है लिमिट, इनका क्या करेंगे। अभी तक हमने ऐसे थोड़ी लगाई लिमिट, अभी तो हम सोल्व करा रहे थे, तो देखते हैं क्या करोगे। कितने हो गए, 6 हो गए, 7वां लिखो। मान लो x dx लिखा हुआ है कहीं, लेकिन लिमिट ये चल रही है 1 से लेकर 2, ठीक है। इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर, लोअर मतलब नीचे वाली, अपर मतलब ऊपर वाली, ये लिमिट है। अब मैं कहूँ इसे सोल्व करो, तो तुम इसे अभी भूल जाओ, मैं कहूँ x का समाकलन बताओ, तो तुम क्या बताओगे, x²/2। क्यों, x की पावर एक ही तो थी, एक में एक जोड़ दो और बटे में 2, लेकिन अब जो लिमिट है उन्हें यहाँ चला दो, बताओ यहाँ तक। उसके बाद ये जो होती है बटे में संख्या, चाहे बटे में हो या गुणा में होती, उसे हम बाहर ले लेते हैं बिना कुछ छुए, x² की पावर x² हो गया 2 × 1। यहाँ तक बताओ, अभी लिमिट का इस्तेमाल नहीं करा हमने, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब सुनो लिमिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिसका हमने समाकलन करा था उसकी जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट लगा देते हैं,
लगा दी, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट लगा देते हैं, लगा दी। ऐसा होता है समाकलन। किसका इस्तेमाल कर दिया हमने? लिमिट का, जो हम यहाँ करने वाले हैं। तो 1/2, देखो 2 की पावर 2 का क्या हो गया 4 और इसका क्या हो गया 1, तो 4 में से 1 गया 3, 3 की गुणा कर दी तो 3/2, ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 3/2। ठीक है, इसमें सी नहीं लगाया जाता, जहां भी लिमिट होती है वहां सी नहीं लगाया जाता। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था घबराओ मत, ये देखो लिमिट है तो यहाँ पे सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है, निश्चित, बिल्कुल निश्चित वैल्यू है। समझ में आया? चलो एक और देखते हैं। देखो 8वां, मान लो हमने यहाँ से 0 से 1 कर दी और x² dx है, करो। तो तुम कहोगे सर पहले तो x² का कर लो। x² का क्या होएगा? x की 3/3 कर दिया और लिमिट यहाँ से यहाँ लगा दी। फिर मैंने क्या कहा था, जो चीज़ संख्या लिखी हुई है कोष्टेंट है उसे बाहर ले लो, तो x की 3 0 1। ठीक है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? अब 1/3 ऐसी पहले अपर लिमिट लगा दोगे, फिर लोअर लिमिट लगा दोगे। तो जब 0 की पावर 3 करोगे तो 0 ही आगा, वो तो कितने कर दो, तो 1/3 और 1 की पावर क्या होगी 3 है तो 1 0, तो 1/3 आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है? ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2 बाहर ले लो, मगर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ऐसी सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, हो सकता है तुम में से बहुत सौ के पास बायोलॉजी हो, इतना ना समझ पाओ, नहीं तो मैथ में हम ऐसे भी करा दें, ज़रूरी नहीं कि बाहर लो, अंदर ही रख कर देते, मगर इसके नीचे भी 2 आ रहा होता है, इसके भी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हो सके परेशानी हो तुम्हें, तो मैंने इसी ट्रिक बताई है तुम्हें। ठीक है, कि क्या करो, जब भी तुम बटे में देखो उसे बाहर ले लो। बताइए समझ में आया कैसे करा? कि एक्स की स्क्वायर का क्या पूछे कोई तुमसे, समाकलन क्या बताओगे? x की पावर 3/3 बता दिया, लेकिन लिमिट थी तो ऊपर की ऊपर, यहाँ 0 यहाँ। फिर मैंने क्या कहा था, जो भी संख्या हो उसे बाहर ले लो, ये आ गया। फिर पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दो, फिर माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली लिमिट, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब शुरू करें, आ जाओ अब इस पे टॉपिक पर। ठीक है, ये हमने तुम्हें कहाँ नोट कराया? बिल्कुल पीछे रजिस्टर पे समाकलन लिखकर ये नोट कर लेते हैं, है ना। अब यहीं पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे नहीं करना, वहाँ बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी सिखाऊंगा मैं, यहाँ पे सिखाओगे तो सीखोगे तुम कि वहाँ करके आओगे, अब तो तुम्हें यहाँ डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया कैसा आया ये? अब हम क्या करेंगे, W = क्या क्वेश्चन तुम कहोगे सर D के साथ में तो x है, D के साथ में क्या है x, और यहाँ पर x कहाँ दिख रहा है तुम्हें? तुम कहोगे बटे में x², तो इसका मतलब बाकी चीज़ें क्या करो, कॉमन ले लो, -1/4πε0 Q0 बाहर, क्या बचा नीचे, अंदर इंटीग्रेशन ये लगी रहा है इन्फिनिटी टू r dx। अब मैं कहूँ इसका समाकलन बताओ, तो मैंने तुमसे अभी याद करने को कहा था कि 1/x² का डायरेक्ट समाकलन, कि वहाँ पे थोड़ी करोगे इतना लंबा यार बोर्ड के एग्जाम में, कि इसे ऊपर लेके जाओ, ये करो वो करो, तुम तो डायरेक्ट कहो न सर हमें इसका समाकलन याद है। क्या याद है? कि इसका 1/x² का समाकलन होता है माइनस का 1/x। लो हो गया, लिमिट जो ऊपर की है वो ऊपर देखो ये r, और जो नीचे की है नीचे। बताइए सही समझ में आ गया है? अभी करा था, देख लो इससे पहले। ठीक है, अब मैं क्या कहा था मैंने तुमसे, जो चीज़ संख्या हो बाहर ले लो। अब यहाँ पे तो संख्या है नहीं तो माइनस ही दिखाई दे रहा है, माइनस बाहर ले लो। तो जैसे ही तुम माइनस बाहर लोगे तो माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 1/4πε0 Q0 1/x इन्फिनिटी टू r। फिर क्या करो, लिमिट लगाओ। कैसे लगाओगे? पहले ऊपर वाली 1/r माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट, माइनस का चिन्ह लगा के। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो गया खत्म, क्या बचा सिर्फ 1/r, तो 1/4πε0 Q0/r क्या निकल के आ गया हमारा कार्य। अब आया कार्य भैया। अगर ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए कॉन्सेप्ट, हमारी वीडियो पीछे करना थोड़ी सी, फिर यहीं से देखना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। W निकल गया, हमें निकालना क्या था, क्या निकालना था हमें, क्या निकालना था, वैद्युत विभव। तो अब यही बात यहाँ लिख देंगे, यदि वैद्युत विभव V हो तब, यदि वैद्युत विभव V हो तब। ठीक है, तो V क्या होता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ, देखो V बराबर क्या होता है W/Q0। तो V बराबर W की वैल्यू क्या आई है 1/, यहाँ लिख देता हूँ, V बराबर W की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q0/r, और अपॉन में क्या है Q0, Q0 से Q0 कट गया, V बराबर क्या आ गया 1/4πε0 Q/r। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। प्रूफ हो गया। यह था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। V = रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें 1/4πε0 Q/r, r² कर दिया अगर धोखे से भी तो समझ लो किसकी बात हो रही है वहां पे, तीव्रता की, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है।
ठीक है, अगर समझ में ना आए कुछ भी तो दोबारा रिपीट करना, मतलब फिर देखना वीडियो। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद आ गया? तो इसमें भी ऐसी है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना आया उनमें से तो इनमें से आ जाता है कुछ ना कुछ पेपर में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, चौथा पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो बिल्कुल सेम करना है, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता थी उसमें करना है। बस वहां पे क्या होता था, अपोन में आर का स्क्वायर होता था। यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या करेंगे हम? देखो वैद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने, ऐसे तो था, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। क्या नाम रख देते हैं हम इसका? ए बी। बीच की दूरी क्या होती है? 12। अगर मैं मध्य बिंदु ऐसा कह दूं ओ है, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है इसका? ओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? एल। और ये भी क्या हो जाएगी? एल। ठीक है, सबको रटा हुआ होगा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसलिए थोड़ा सही करा रहे हैं हम जल्दी से, है ना, समझ जाओगे। और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? यहाँ पर पी है, जिस पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत विभव निकालना है। बस हम वहां पे क्या करते थे, बस थोड़ा सा ये समझ लो, वहां पे क्या करते थे हम? अक्षीय स्थिति पर जब निकाला था वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हमने वहां दिशाएं बता दी थी कि प्लस की दिशा बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसकी अंदर की ओर। याद आ गया ऐसे करके? और परिणामी तीव्रता कैसे निकाली थी? E इक्वल टू E1 माइनस E2। याद आ गया? लेकिन यहाँ पे ऐसा मत कर देना, क्यों कि वैद्युत विभव कैसी राशि है? कैसी राशि है? आदेश। और जब आदेश राशि होती है तो उसमें कोई दिशा नहीं होती। क्लियर है? ये बिंदु क्या है? पी है। यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हो गया है ये, अब इसमें कुछ और नहीं करूंगा मैं, डायग्राम कंप्लीट। वहां पे मैंने ये बताया था वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में दिशाएं ली थी, है ना। यहाँ पर हम दिशा नहीं लेंगे, और थ्योरी भी वही की वही लिखेंगे, सब जो वहां लिखी थी। क्या लिखेंगे हम? यहां से लिख रहा हूं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बताओ थ्योरी भारी है? ये वहां लिखवाई थी सब कुछ वही की वही जो तुम्हें दिख रहा है। माना है वैद्युत द्विध्रुव वह भी है जो कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस ये तो बातें लिख रहे हैं हम। क्लियर है? फिर बात हो जाती है, तुम कहोगे सर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अभी प्रूफ करा था। इसका मतलब विभव जो है जिस बिंदु पे तुम खड़े हो उस पर खड़े हो जाओ, और एक आवेश देखो, कितने आवेश हैं यहाँ पे? 2। तो इसका मतलब विभव कितने होंगे बिंदु P पर? 2, क्योंकि विभव जो होता है वो एक आवेश पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? आवेश से उस बिंदु की दूरी, आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो मैं तुमसे कहूँ प्लस क्यू से इस बिंदु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, तो तुम क्या करोगे? जैसे वहां करा था, तुम कहोगे सर आर में से ये वाला यहाँ से यहाँ तक की एल घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या आएगी? आर माइनस एल। समझ गए? मैं कहूँ माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो तुम कहोगे आर तो यहाँ से यहाँ तक की है, देखो आर ना है, और एल और जोड़ दो तो आर प्लस एल। तो ये बात भी यहाँ पे लिख देंगे हम, प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल, और माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल है। तब अब एक एक करके निकाल लेंगे। किसके कारण निकाल लेंगे? प्लस क्यू के कारण विभव।
तो क्या कहते हैं उसे, V1 कह दो। 1/4πε0 Q/R प्लस क्यू कारण R मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, R मतलब लेना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिस बिंदु पर आवेश रखा होता है और जिस पे तुम खड़े हो, जहाँ पे तुम विभव निकालना चाहते हो उसकी दूरी ली जाती है। यहाँ पे आवेश रखा है और यहाँ पे तुम हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, तो क्या होगी R - L। बताओ ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस क्यू के कारण विभव, तो क्या आएगा V2 = 1/4πε0 माइनस क्यू आया है तो माइनस लोगे अब R + L। समीकरण 2। तुम्हें याद होगा जब हम तीव्रता कर रहे थे तब हमने माइनस क्यू के कारण तो लिखा था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, मैंने तुमसे बताया था कि फिर माइनस की वजह से हम पहले ही दिशा बता चुके हैं कि अंदर की ओर, प्लस की वजह से बाहर की ओर, इसलिए माइनस क्यों लोगे। लेकिन यहाँ पे दिशाएं होती नहीं हैं, तो जैसा आवेश दिया होगा ऐसा लोगे। प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। अदिश राशि में जैसा दिया होता है ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। और सदिश में हम क्या करते हैं, उससे दिशा निकाल लेते हैं। इसका मतलब हमें V1 भी मिल गया और V2 भी मिल गया। अब हम क्या कहेंगे, कुल विभव किस पर, P पर, बिंदु P पर कुल विभव। तो तुम क्या कहोगे, V = V1 + V2। V1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/R - L, ये तो है। V2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस करते हैं प्लस की जगह, समझ गए क्यों कर दिया हमने प्लस की जगह माइनस, इसकी वजह से। यहाँ माइनस है, देखो माइनस ने प्लस को क्या कर दिया माइनस, और ये पूरा उतार लो। 1/4πε0 Q/R + L। क्या करेंगे अब, एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं, सॉरी, पहले ये कहो कि जो चीज़ कॉमन है वो ले लो। 1/4πε0 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू भी कॉमन ले लो। तो क्या बचा R - L, 1/R - L माइनस 1/R + L। बिल्कुल ऐसे ही ना करा था हमने वहाँ भी तीव्रता में, बस यहाँ पे स्क्वायर आया था, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पर भी है ना होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए भाई। अब साफ कर दें ऊपर का, नोट कर लो, है ना, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इसके कारण निकाला, इसके कारण, और दोनों को टोटल कर दिया। अब बस मैं ऐड मतलब कैलकुलेशन कर रहा है, मैं समझ लो आ गया आंसर। ठीक है, इस वाली लाइन को ना मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो V = 1/4πε0 Q, देखो सही है, क्या है 1/R - L माइनस 1/R + L। बताओ ठीक है, यहाँ लिख दिए। यहाँ तक नोट कर लो और फिर यहाँ से नोट करना। हाँ भाई, सॉल्व कराओ। इसे कैसे करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। 1/4πε0 Q, एलसीएम क्या आएगा, दोनों आएगा, R - L भी और R + L भी। R - L से कट गया, R + L यहाँ पे आ गया, माइनस R + L से कट गया, R - L यहाँ पर आ गया। 1/4πε0 Q, R + L माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का R और ये माइनस माइनस प्लस का L अपॉन A - B, A + B याद है, बता चुके थे हम। तो A² - B² मतलब R² - L²। ये माइनस का R, ये प्लस का R कट गया। 1/4πε0 Q, ये बताओ L और L क्या हो गया 2L, अपॉन में क्या चल रहा है R² - L²। और देखो ये क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। Q × 2L किसके बराबर होता है, P के। P क्या होता है, वैद्युत ध्रुव का घूर्ण। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर चल रहा है भाई हमारा। अगर किसी ने पहला चैप्टर नहीं देखा हो, पहले चैप्टर की वीडियो, तो प्लीज़ पहले चैप्टर की वीडियो पहले से देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें हो सकता है पार्ट 1 में थोड़ी कम आवाज़ आए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास माइक नहीं था। ठीक, कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा के देख लें, बिल्कुल साफ़ आवाज़ आ रही है वैसे। ठीक है, उसके बाद हम बोर्ड वगैरह सब लाए हैं तो सही होगी फिर आवाज़ भी। अब तो ठीक है, तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखो, पहला चैप्टर पूरा, तब इस वाले चैप्टर पे पहुंचना। ठीक है, नहीं तो समझ ना पाओगे कि पी कहाँ से आ गया है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्यों, क्योंकि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है तो उसमें भी इसकी ज़रूरत आगे पड़ गई भैया, और ये पढ़ती रहती है आगे को फिजिक्स में। देखो सुनो, 1/4πε0 Q × 2L की जगह पे क्या लिख दिया हमने, P अपॉन R² - L²। क्या चल रहा है, विभव। फिर मैंने क्या कहा था, याद है भाभी, कि L क्या होता है, ये जो 2L होता है ये अल्प दूरी होती है। ये भी पिछले चैप्टर में बताई थी हमने, अल्प मतलब बहुत ही छोटी सी, इतनी सी। और L पूछ ले तो और भी ज़्यादा छोटी हो गई, और उसका भी स्क्वायर कर दे तो और भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो L क्या है, R की तुलना में छोटा होता है, तो L² क्या होगा, और भी ज़्यादा छोटा होगा R² की तुलना में। अतः इसे छोड़ने पर
मतलब एल स्क्वायर को छोड़ दो तो v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा निकल गया 1/4πε0 p/r²। मात्रा क्या होता है इसका? वोल्ट। प्रूफ हो गया ये। सही है भाई, ये प्रूफ कराना था हमें। जरा सा भी समझ में ना आए बिल्कुल वैसा बहुत अच्छा करके हमने 1-2 बार 2-3 बार समझा दिया, ठीक है? तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? बिल्कुल आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट है हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है? ये छोटा सा है, 5वां पॉइंट है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, मतलब क्या करा हमने? आप कैसे ये वैद्युत विभव ले लिया, सही है? कैसा? -q और +q। नाम क्या होते हैं इसके? ए और बी। इसके मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पर हमें विभव निकालना है, ठीक है? तो तुम कहोगे सर एक +q है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, इस वाले आवेश के कारण निकलेगा विभव। एक -q है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी चाहिए हमें, इस वाले आवेश के कारण विभव निकलेगा। तो तुम्हें याद होगा जब हमने तीव्रता कराई थी पिछले चैप्टर में, तो इसके कारण क्या हुआ था? प्लस की आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर, और इसके कारण कहाँ की ओर थी? अंदर की ओर। तो परिणाम ही ऐसा आई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि विभव है, विभव अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होगी। क्लियर? अब बता, बात समझ में आ गई? तो थ्योरी भी वही लिख देना अभी जो लिखवाई थी हमने। और ये प्रूफ करने को आता भी नहीं है, ज़्यादा 1 नंबर में पूछ लेता है बस जब भी पूछा। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है? तो क्या क्या होगा? 0 होता है। इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? L। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? L। बताइए, ठीक है? तो जब हमें आधार पता है, लंब पता है, तो कण क्या आ जाएगा हमारा? याद है ये आया था भाभी, r² + l²। ये भी क्या होगा? सेम होगा, r² + l²। कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास। तो थ्योरी वही लिख देना। माने कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है? तब बिंदु P पर कुल विभव, तो V = 1/4π क्या करोगे? V1 + V2। तो इसका कारण विभव बताओ, तो तुम कहोगे सर 1/4πε0 q/r मतलब √r² + l²। यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका कारण विभव। तो -1/4πε0 q/ क्या है? √r² + l²। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या आ गया? V0। अर्थात निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है? 0 होता है। वैसे कर रहा हूँ, ये आता नहीं है वैसे प्रूफ करने को इतना लंबा, ठीक है? ऐसा करके वो आते हुई हैं 3 नंबर में। ये ज़्यादा पूछ लिया है 1-2 बार इसमें, ठीक है? सनों में पूछ लेते हैं, वैसे बहुत बार आया वैसे। तो भाई क्या होता है तुम्हें ये याद रखना, V बराबर क्या होता है? निरक्षीय स्थिति पर 0 होता है, ठीक है? बताइए, बात समझ में आ गई? साफ कर दे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6ठा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दें इसे। देखो एक बात बताओ, V बराबर क्या पढ़ा था हमने? 1/4πε0 q/r। तो इसका मतलब ये हुआ V जो है वो r के इस प्रकार निर्भर करता है, व्युत्क्रमपति होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विभव में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, या विभव क्या होगा? कम होता जाएगा। ऐसी ये तो मतलब हुआ एक दूसरे के उल्टे हैं। r बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? विभव बदलेगा, ठीक है? या चेंज नहीं होगा? बताओ, r जब तुम ज्यादा करोगे तो v क्या होगा? कम होगा। r कम करोगे तो v ज्यादा होगा, ये तो मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हो, दूरी के साथ साथ विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है? दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो परिभाषा तुम्हें ये लिखनी जो मैं लिख रहा हूं, दूरी के साथ साथ कहां पे? वो भी वैद्युत क्षेत्र में है ना? वैद्युत, पूरा साफ करके यहाँ लिखो,
वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ये है भाई। और हाथों हाथ इसमें रिलेशन भी समझ लो। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं। मतलब E इजिकल टू डी वी अपॉन डी आर, ये याद रखना तुम। और ये माइनस का होता है, ठीक है। अगर जब न्यूमेरिकल करोगे माइनस ना भी लगाओ कोई बात नहीं होती है, ठीक है। E इजिकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। जैसे मैंने ये लिखा है, तुम ये भी आ सकता है पेपर में इस टाइप से कर दें हम, E इजिकल टू वी अपॉन आर, या ऐसे लिख दें E इजिकल टू वी अपॉन एल, या ऐसे लिख दें वी E इजिकल टू वी अपॉन डी। समझ रहे हो, एक ही बात है। जितनी भी चीज़ें नीचे हैं वो सब क्या है? दूरी है। आर दी हो, एल दी हो, डी हो, ठीक है। या ऐसे लिख दें E इजिकल टू वी अपॉन एक्स। तो कभी घबरा जाओ, घबराना मत यार, वहाँ तो यार इससे लिखा था माइनस डी वी अपॉन डी आर से, यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ एल लिख दिया, यहाँ डी। एक ही बात है। ऊपर क्या होना चाहिए? वी, और नीचे क्या होना चाहिए? ऊपर क्या होना चाहिए? वी, और नीचे क्या होना चाहिए? आर। मतलब दूरी होनी चाहिए। ऊपर वी होना चाहिए हर हाल में, और नीचे क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। अब दूरी को चाहे तुम एक्स से लिखो, एल से लिखो, डी से लिखो, या आर से। क्योंकि आने वाले टॉपिक में ना, हम अगले पॉइंटों में आने वाले आज इसी लेक्चर में, ठीक है, इसी चैप्टर में, तो हम एल भी पढ़ेंगे, डी भी दिया होगा। तो कभी तुम घबरा जाओगे ना यार हमने तो आर से लिखा था। तो इसलिए मैंने इतने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। फॉर्मूला यही है कि दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है यहाँ पे? वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। तो देखो एक बात यहाँ पे अच्छी सी, एक नई बात क्या आई, तुमने वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता पिछले चैप्टर में ई बराबर क्या पढ़ा था? एफ अपॉन क्यू पढ़ा था, याद आ गया? एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट, इसका मात्रक क्या पढ़ा था? न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के दो मात्रक होगा आज से। क्या याद रखोगे? न्यूटन प्रति कूलाम भी सही है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे लिखा हुआ हो तब भी सही है। या देखो इससे निकालोगे अगर, तो इसका वोल्ट और इसका आर का क्या होगा? दूरी है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आज से ही भी याद रखना। क्लियर हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम भी सही है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक, और वोल्ट प्रति मीटर भी सही है। क्लियर है विभव प्रवणता? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, समविभव पृष्ठ। क्या है नेक्स्ट? समविभव पृष्ठ। कौन सा टॉपिक होगा हमारा समविभव पृष्ठ का? 7वां। 6 हो गए है ना। सम विभव पृष्ठ। हम बोले कि यार कोई ऐसा पृष्ठ बताओ जिस पर विभव हर एक बिंदु पर समान हो, तो उसी क्या कहेंगे हम? सम विभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, ठीक है। तो ये बात हम यहां लिख देंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। कभी कभी साथ में 2 नंबर में आ जाता है पेपर में कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसका गुण लिखिए। तो इसी के नीचे डाल देंगे हम, दूसरे पेन से हेडिंग डाल देंगे हम, ठीक है। समविभव पृष्ठ के गुण क्या डालेंगे? समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है। इसके कम से कम 2 वर्ड लिख देना चाहिए। नंबर 1, सम विभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे
बिंदु तक ले जाने में आवेश को किया गया कार्य शून्य होता है। पहला पॉइंट, मतलब जब कोई समविभव पृष्ठ है, मान लो ये बोर्ड है, इस पर हर एक बिंदु पर विभव कैसा है, समान है, तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश रखते हैं कहीं भी तो किया गया कार्य क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, दूसरी बात, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जहां पे लिखा है समविभव पृष्ठ कहलाता है और गुण, तो यहां पे तुम ऐसा करके चित्र भी बना सकते हो, ये ऐसा ऐसा, ये है, इसका हर एक बिंदु पर क्या है, विभव समान है, किसी भी बिंदु पर पकड़ लो, ये मतलब था, किसी बिंदु पर विभव क्या है, समान है, तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ के गुण क्या है, वो भी यहाँ पे लिख दिए हमने। क्लियर है यहाँ तक, बताइए क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। कौन सा पॉइंट है, 7वां है ना। 8वां पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का ही बहुत छोटा मात्रक है, बस ये लिखना हम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी के होते हैं ना, इसे हम क्या लिख देते हैं, ईवी, ये मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, जिसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। जब आवेश की बात करेगा तो Q बराबर QV भी लिखते हैं हम, QV। ठीक है, K बराबर QV, ऐसे भी लिख सकते हो, EV भी। और तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ऊर्जा का मात्रक तो जूल है, हम तो ये पढ़ते आए हैं, तो मैं तुमसे कहूँगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जूल भी इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा का मात्रक है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एल्फा, उनके लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे मेगा बोलते हैं, तो एक मेगा में 10⁻6 होते हैं, मतलब ये 10 लाख के होते हो, एक मेगा बोलते हैं मिलियन, तो 10⁻6 कम कर दो इसमें से, तो -13 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किलो का मतलब 3 होता है, 3 कम कर दो इसमें से, तो -16 के बराबर होता है। ये भी तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मान लो ई की जगह इलेक्ट्रॉन ना दे, यहाँ पर कोई आवेश दे दे, तो के बराबर हम QV भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, के बराबर QV, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। 8 पॉइंट आ गए है ना। 9वां पॉइंट देखते हैं, क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पहले तो परिभाषा लिख दूं, है ना, तब समझाऊंगा। ये समझाऊं, पहले समझ लो। तुम दुकानदार पर गए, बैटरी वाले के, बैटरा जो बनाते हैं, तुम उनसे बोले यार हमें एक बैटरा बना दो बढ़िया वाला, 12 प्लेट का या 16 प्लेट, जो भी आती हो, ये तो मुझे इतना ना मालूम। ठीक है, 12 प्लेट की वो बना दो बैटरा, तो वो कहेगा ठीक है बन जाएगा। तो उसने क्या करा,
प्लेटें लाया होगा, सारा सामान लाया होगा, फ्रेम लाया होगा, और उसमें क्या लगा दिया उन्होंने, सेल ये लगा के फिट करके तैयार कर दिया, और यहाँ पे क्या भर दिया, ठीक है, एसिड भर दिया, तेज़ाब भर दिया। अब तुम पहुँचे, हमने कहा बन गया, हाँ बन गया। वो कहेगा यह का ले जाओ, एक क्या होता है इसका, एक सिर्फ पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। तो उसने क्या करा है, एक किस्म से फिजिक्स में इसे निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निकाय। सिस्टम कह दो इंग्लिश में, इसे सिस्टम कहते हैं, हिंदी में निकाय कहते हैं। कि इस निकाय की उसने रचना कर दी, ठीक है। और आवेश कहाँ से लाया था, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहीं से भी ला सकता है। कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि अगर भाई वो दिल्ली से खरीद के लागा तभी जाके बैटरा बनेगा, ये सारा सामान दिल्ली से आगा। क्या पता वो चंदौसी से ले आया हो, क्या पता मुरादाबाद से ले आया हो, क्या पता रामपुर से ले आया हो, ठीक है, जहाँ से भी ला सकता है। तो इसका मतलब वो कहीं से भी आवेश लाया होगा, प्लेटें, बैटरी की फ्रेम वगैरह, और बैटरा बना दिया उसने। समझ रहा हो मेरी बात, कहीं से भी लाया हो। तो इसलिए जब कहीं से भी लाया हो तो फिजिक्स में उसे अनंत बोला जाता है, ठीक है। और क्या लाया, वो आवेश लाया, आवेशों को एक रचना बनाई, रचना करी। तो इसमें जो उसने काम करा, अब मैं पूछूं जो उसने काम किया, मेहनत करी, ठीक है, वो किस रूप में संचित हो गई। क्योंकि ऊर्जा का तो नियम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब मैं कहूँ कि उसने जो काम करा, उसने इतनी मेहनत करी, वो काय में संचित हो गई, काय में इकट्ठी हो गई। तो तुम कहोगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर। देखो अब समझ में आ जाएगी थ्योरी जो मैं लिख रहा हूं। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इससे हल की थ्योरी कहीं और न मिलेगी भाई, ठीक है। सबसे हल की बहुत छोटी थ्योरी लिखता हूं मैं, ठीक है, और पूरा नंबर मिलेंगे, बेफिक्र रहो, कभी सोचो कम लिख रहे हैं हम, ठीक। क्या है, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से निकाय की रचना करने में किया जाता है। बस जो उसने कार्य करा वो ये निकाय की स्थिति ऊर्जा है। इसके अंदर स्थिति ऊर्जा ही तो बन गई जिससे हम बैटरी, पंखा कुछ भी चला रहे हैं, हम बैटरी बन के तैयार। इसी के बाद आती है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या है, इसी की हेडिंग है, इसी की हेडिंग है। पेपर में जब ये 3 नंबर में पूछता है तो ऐसा पूछता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, वो दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या कहेगा, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो फिर उसी के नीचे तुम ये हेडिंग डाल दोगे, दूसरा पेन ब्लैक पेन से, ये ब्लू से लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में, और लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। सुनो, मान लो दो आवेश यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे रख दिया उसने और एक यहाँ पे रख दिया बी पे। इसे कह दो Q1 और इसे कह दो Q2। समझ लो जैसे बैटरी बनाई उसने, बैटरी में बन गई तो दो आवेश ना होते हैं बैटरी में, एक Q1 और एक Q2। कहाँ से लाया था इन दोनों आवेशों को, अनंत से। तो उसके लिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। इसकी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये आने वाला है, प्रूफ ये करने जा रहे हैं, ये प्रूफ करके दिखा दो। तो फिर तुम कहोगे सर स्थिति ऊर्जा के बारे में तो हम पहली बार पढ़ना है, तो मैं तुमसे कहूँगा इससे पहले क्या पढ़ा तुमने आज। तो तुम कहोगे वैद्युत विभव जो था V = W/Q था। हम W तो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, W। तो मैं कहूँगा जो W है वही तो स्थिति ऊर्जा है। अभी तो यही परिभाषा लिखी है हमने, लिखी भी ना है, जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वही तो क्या है, वो किसके रूप में संचित हो जाती है, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को लाकर निकाय की रचना करना किया जाता है। तो मैं तुमसे कहूँगा जो कार्य है वही निकाल दो। अब तुम कहोगे सर कार्य जो है वो तो W = VQ हो जाएगा। V बराबर क्या पढ़ा था हमने, W/Q, तो W = VQ। तो तुम कहोगे सर कार्य जो है वो तो V पे डिपेंड कर रहा है, और V जो होता है एक आवेश पे डिपेंड करता है। तो मैं तुमसे कहूँगा V जो है एक आवेश पे डिपेंड करता है, दूसरे बिंदु को अनंत पे पहुँचा दो। याद है विभव हमने कैसे निकाला था, एक को अनंत पे ना पहुँचा दिया था। तो ये लिख देंगे, पहले देखो परिभाषा सुनो। माना कि Q1 व Q2 बिंदु A व B पर
आर दूरी पर ए व बी पर, इनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने भाई, आर। एक दूसरे से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर स्थित है। तो क्या कहा मैंने अभी, Q2 को कहां पहुंचा दो, अनंत पर। यदि B अनंत पर हो तब Q1 के कारण विभव, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/R। ये तो पढ़ा था हमने विभव का फॉर्मूला, V निकाल लिया। अब हम क्या कहेंगे, यदि अब उसे क्या करो, Q2 को जो अनंत पे पहुंचाया था फिर लाके B पे रख दो, है ना, और जो कार्य करो वो निकाल लो। यदि Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तब तो W बराबर क्या पढ़ा था अभी हमने, VQ। तो लेकिन Q2 को लाए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2। क्लियर है। तो V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ऊपर वाली डेफिनेशन साफ कर दे, ठीक है, रब कर, मतलब सही है, रब कर दें। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, V का मान रखने पर, रख दो भैया यहाँ पर। तो W बराबर V की वैल्यू क्या है, यहाँ ये है कि 1/4πε0 Q1 और Q2, देखो ये है, तो एक साथ लिख दें Q1 Q2/R। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। दुनिया के अंदर कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होता है, जूल। देखो ये तो लिखा था मैंने कि हमें प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ कर दिया। बताइए समझ में आ गया। क्या कहा था हमने, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा का सूत्र। तो दो बिंदु ले लिए हमने, ये भी आवेश रख दिए Q1 Q2, एक को हमने कहाँ पहुंचा दिया, अनंत पे, तो इसकी वजह से क्या निकाल लिया, विभव। फिर हम क्या करा, Q2 को दूसरे आवेश को लेकर आए तो उसके द्वारा क्या निकाल लिया, कार्य। ये विभव का मान यहाँ लगा दिया, आंसर तुम्हारे सामने है, हो गया। 10वां टॉपिक देखते हैं क्या है। क्या है 10वां टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है बस, ठीक है, सिद्ध नहीं करना। W बराबर PE1 - cos थीटा, बस ये याद रख लो। अगर देखो थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो ये 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 90 है तो W बराबर क्या आ जाएगा, P। क्यों, समझ तो गए, cos 90 का मान क्या होता है, 0, ये तो खत्म हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करी P। अगर यदि थीटा बराबर क्या हो, 180, जब हम 180 लगाएंगे, cos 180 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 180 की वैल्यू होती है -1, और cos 90 की वैल्यू क्या थी भाई, 0, ठीक है। तो 1 लगाएंगे तो -1 माइनस प्लस 1 और 1 2, तो W बराबर क्या याद रखना है तुम्हें, 2P। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें, तो अगर 180 देखूंगा कहीं भी, तो हम डायरेक्ट क्या कहूँगा तुमसे, W बराबर 2P लगा दो, सही है। और अगर 90 देखेंगे, लंब दिया होगा लंबवत, तो W बराबर क्या लगाएंगे हम, P। तो 10वां टॉपिक था ये हमारा, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया हमारा कंप्लीट इस वीडियो में, क्लियर है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।